welcome to Learn, the platform where the students could enhance their knowledge with the high quality videos with their simplified notes. So let's start our video. So today we are going to start with the operative functions of human resource management. In previous video we understood about the meaning of HRM and what are the managerial functions of HRM. तो ये टॉपिक हमारा क्लियर हो गया था. So let's move to the operative function. So before to move the functions, let's understand what is the meaning of a operative function. Operative function होता क्या है? See, operative function means एक मैनेजर को अपने ऑर्गेनाइजेशन में अपने वर्क प्लेस पे कुछ डे टू डे एक्टिविटीज करनी पड़ती हैं. इट इज अ कोर एक्टिविटी ऑफ मैनेजर. ये मैनेजर की कोर एक्टिविटीज होती हैं और जो उसको अपने ऑर्गेनाइजेशन में करनी होती है, ऑर्गेनाइजेशन के लिए करनी होती हैं. सो लेट्स सी कौन कौन सी ऐसी एक्टिविटीज हैं विच मैनेजर हैज टू परफॉर्म ड्यूरिंग ऑर्गेनाइजेशन, इन ऑर्गेनाइजेशन. तो फर्स्ट है आपका प्रोक्योरमेंट. सो प्रोक्योरमेंट क्या होता है? प्रोक्योरमेंट मीन्स टू रिक्रूट अ राइट पर्सन एट राइट टाइम. प्रोक्योरमेंट क्या होता है कि आप कोई पर्सन को, कोई एम्प्लॉय को रिक्रूट कर रहे हो, राइट पर्सन एट अ राइट टाइम. एक इंडिविजुअल को रिक्रूट करना राइट टाइम पे गुड वेजेस एंड गुड सैलरी के साथ, उसको हम बोलते हैं प्रोक्योरमेंट. अब फॉर एग्जांपल आपके ऑर्गेनाइजेशन में नीड है कोई डिपार्टमेंट में 5 to 6 एम्प्लॉयज़ की. ठीक है, 6 एम्प्लॉयज़ की आपके ऑर्गेनाइजेशन में नीड है. दैट 6 more एम्प्लॉयज़ नीड इन पर्टिकुलर डिपार्टमेंट. तो आपने वो 6 जनों को, 6 एम्प्लॉयज़ को राइट पर्सन, राइट स्किल्स, राइट टाइम, गुड अमाउंट ऑफ वेजेस के साथ एक ऑर्गेनाइजेशन में रिक्रूट किया है. दैट इज नॉन एज प्रोक्योरमेंट. तो अब वो रिक्रूटमेंट के प्रोसेस से पहुंचने से पहले कौन कौन से प्रोसीजर होते हैं जो मैनेजर को करने पड़ते हैं. सो दिस प्रोसीजर स्टार्ट फ्रॉम अ जॉब एनालिसिस. जॉब एनालिसिस करना मीन्स जॉब का नेचर देखना, टू फाइंड आउट द नेचर ऑफ अ जॉब, नेचर, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ जॉब. अब आपको आपके डिपार्टमेंट में लाइक प्रोडक्शन मैनेजर की पोस्ट खाली है. ठीक है, वैकेंसी है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में मैनेजर के लिए. तो अब सबसे पहले आपको क्या लगा, ठीक है प्रोडक्शन मैनेजर में वैकेंसी है, वहाँ का मैनेजर हमको चाहिए. तो सबसे पहले आपने क्या देखा? नेचर ऑफ अ जॉब. यू हैव जस्ट अंडरस्टूड अबाउट व्हाट इज द नेचर. आपकी जॉब का नेचर क्या, आपके जो ऑर्गेनाइजेशन में जो जॉब खाली पड़ी हुई है उसका नेचर क्या है, एंड अकॉर्डिंग टू दैट which skills employees has to perform during an organization. नेचर देख लिया, चलो आप प्रोडक्शन मैनेजर की जो पोस्ट है वो खाली है आपके ऑर्गेनाइजेशन में, और उसके अकॉर्डिंग आपको कौन से स्किल वाला पर्सन चाहिए, उसकी प्रोफाइल क्या होनी चाहिए, उसका नॉलेज और एक्सपीरियंस क्या होना चाहिए, वो पूरा प्रोफाइल आपने एक रेडी कर लिया. दैट इज नॉन एज जॉब एनालिसिस. मीन्स to look after and to watch what is the nature and the characteristics of a job, and according to that employees has to perform a skill and they must require the knowledge and experience of अकॉर्डिंग टू द जॉब. क्योंकि जब आपको पता होगा कि आप एलिजिबिलिटी लिख लिया, ठीक है, जब भी आपके यहाँ पे वैकेंसी होती है, जब वैकेंसी बाहर आती है कोई भी ऑर्गेनाइजेशन की, तो आपने एडवर्टीजमेंट में देखा होगा, न्यूज़पेपर में, ऑनलाइन, सोशल मीडिया पे, तो वहाँ पे हर जगह लिखा होता है एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, एक्सपीरियंस कितना होना चाहिए, कौन से पर्सन यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, सो दैट इंडिविजुअल कैन कम टू नो कि हमको यहाँ पे अप्लाई करना है कि नहीं. So that is job analysis. Then human resource planning. So once you know what is the nature of a job, then आप क्या करोगे? Human resource planning, it is also called manpower planning. इसको हम क्या बोलते हैं? manpower planning बोलते हैं. manpower means in future, in present, in future आपको कितने पर्सन की नीड पड़ेगी, कितने एम्प्लॉयज की जरूरत पड़ेगी आपको. दैट इज नॉन एज ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग. अब आपके ऑर्गेनाइजेशन में जैसे मैंने आपको बोला कि 6 एम्प्लॉयज़ की जो है वो वैकेंसी है, वो 6 एम्प्लॉयज़ आपको प्रेजेंट में चाहिए, फ्यूचर में चाहिए, किस काम के लिए चाहिए. सो यू आर अल्टीमेटली डूइंग अ मैन पावर प्लानिंग
which requires which fulfill the organization's need, जो अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स एंड नीड्स को फुलफिल कर सके, ऐसे आपको एम्प्लॉयज चाहिए. सो यू विल डू अ मैन पावर प्लानिंग, और ऐसे स्किल्ड पर्सन, ऐसे एक्सपीरियंस और ऐसे लॉयल पर्सन जो आप उनको कभी भी उनको काम करने के लिए बोलो, दे आर ऑलवेज रेडी टू डू अ वर्क एंड डू अ गुड थिंग्स about the welfare of an organization. So that is human resource planning. लोगों की प्लानिंग करना, जो आपके ऑर्गेनाइजेशन में ह्यूमन रिसोर्स हैं उनकी प्लानिंग करना. देन है रिक्रूटमेंट. ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग कर दिया, ठीक है, इतने एम्प्लॉयज हमको प्रेजेंट में, फ्यूचर में इतने एम्प्लॉयज की नीड पड़ेगी. देन उसके अकॉर्डिंग उनका रिक्रूटमेंट करना. रिक्रूटमेंट मीन्स आपको सर्चिंग ऑफ अ गुड एम्प्लॉय. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिक्रूटमेंट? सर्चिंग ऑफ अ गुड एम्प्लॉयज. आपको, अगर आपने ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग कर ली, देन यू हैव टू कलेक्ट अ पूल ऑफ एम्प्लॉयज. क्या चाहिए आपको? एक पूल चाहिए. अब वो पूल, इतना ज्यादा पूल क्यों चाहिए? क्योंकि उन लोगों में से, उस पूल में से आप कुछ बेस्ट एम्प्लॉयज को आप सिलेक्ट कर सकते हो. तो दैट इज अ सिलेक्शन प्रोसेस. तो उससे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? रिक्रूटमेंट करना पड़ेगा आपको. लाइक जितने भी एप्लीकेशंस मैनेजमेंट के पास आती है रिक्रूटमेंट के टाइम पे, उन सबको आपको इकट्ठा करना पड़ेगा. यू हैव टू कलेक्ट ऑल द एप्लीकेशन, जॉब एप्लीकेशंस. So ultimately you have to bring a one pool within an organization from which you can select few. So that is known as recruitment. Then उसके बाद, as I told you, once you collect a pool, means जब आपने क्या किया, once you gather a pool, आपने एक बार pool gather कर लिया, means applications आपके पास आ गई, एक पूरे बल्क में applications आ गई. then उसके बाद आप क्या करोगे? उसका selection करोगे. अब 6 एम्प्लॉयज चाहिए और 40 एम्प्लॉयज का एप्लीकेशन आया, बट वी नीड ओनली 6 एम्प्लॉयज. तो आप उन 40 में से 6 ऐसे एम्प्लॉयज निकालोगे जो हर एक चीज में परफेक्ट होंगे. उसका पूरा प्रोसीजर होगा, सिलेक्शन प्रोसीजर बहुत ही, इट्स अ वेरी क्रूशियल फैक्टर, इट इज़ अ वेरी क्रूशियल वर्क फॉर ऑर्गेनाइजेशन. क्योंकि सिलेक्शन प्रोसीजर ऐसा होता है कि आपको बहुत ही ध्यान से, बहुत ही क्रूशियल से करना पड़ता है. क्योंकि आप अगर सही से सिलेक्शन करोगे तो आपके जो ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे स्किल्ड पर्सन आएंगे जो आपके ही ऑर्गेनाइजेशन का आगे गोल अचीव करने में हेल्प करेंगे. तो जितनी भी टेक कंपनीज हैं, लाइक गूगल, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, उनका जो प्रोसीजर होता है, सिलेक्शन प्रोसीजर होता है, वो बहुत ही क्रूशियल होता है, रिजिडियस होता है. तो उसमें वो उनके कुछ राउंड्स होते हैं, फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड, ऐसे बहुत सारे राउंड्स होते हैं. तो वो क्या ये जस्टिफाई करना चाहते हैं, उनका जो एक पर्पस होता है वो सिर्फ एक ही होता है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी पर्सन आ रहे हैं, जितने भी इंडिविजुअल आ रहे हैं, वो एक स्किल्ड एम्प्लॉयज हो, ठीक है, उनमें कुछ अलग हो, कुछ क्रिएटिविटी हो, ऐसे एम्प्लॉयज चाहिए. तो सिलेक्शन प्रोसीजर्स आर वेरी क्रूशियल फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन. ओके, तो उसके बाद पूल में से आप करोगे कुछ लोगों को सिलेक्ट. देन आता है आपका प्लेसमेंट. सो वंस यू सिलेक्ट एम्प्लॉयज, देन आपका नेक्स्ट स्टेप क्या आता है? उनका प्लेसमेंट करना. मीन्स उनको अपने ऑर्गेनाइजेशन में उनका क्या रोल रहेगा थ्रू आउट द इंटरव्यूज, आपको वो बताना पड़ता है कि एज जो एम्प्लॉय आपके एज ए प्रोडक्शन मैनेजर में आ रहे हैं, तो उस प्रोडक्शन मैनेजर में उनका क्या रोल होगा, उनको किसको रिपोर्टिंग करनी रहेगी, उनको क्या वर्क करना रहेगा, किसके अंडर वर्क करना रहेगा, ये सारा प्रोसीजर वो प्लेसमेंट में आप उनको बता देते हो. So this all is a procurement process. Now once you placed one person excuse me, when you placed one person, then उसके बाद क्या होता है? डेवलपमेंट फंक्शन. डेवलपमेंट फंक्शन मीन्स, अब ऐसा तो नहीं है कि आपने ऑर्गेनाइजेशन में किसी पर्सन को रिक्रूट कर दिया, प्लेसमेंट कर दिया उसका, तो आपको उसका डेवलपमेंट करना पड़ेगा. डेवलपमेंट करना पड़ेगा मीन्स यू हैव टू गिव अ ट्रेनिंग फॉर दैट पर्सन. मीन्स जो रेगुलर डे टू डे ट्रेनिंग आपको देनी पड़ेगी. ओके, यू हैव टू गिव अ डे टू डे ट्रेनिंग फॉर दैट पर्सन अंटिल एंड अनलेस, जब तक उसको नॉलेज नहीं आ जाता है कि उसको एटलीस्ट वर्क क्या करना है. अब तक उसको सिर्फ नॉलेज है कि ये काम करना है, बट वो कैसे करना है वो ऑर्गेनाइजेशन में आके ही पता चलता है. तो आपने उसको ट्रेनिंग दे दिया, ठीक है, रेगुलर बेसिस पे कुछ वर्कशॉप्स कर दिए, कुछ सेमिनार कर दिए, कुछ लाइव ट्रेनिंग, ऑन द जॉब ट्रेनिंग्स, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग्स, तो ये सारी ट्रेनिंग्स आपने उसको दे दी. सो आपने अल्टीमेटली एक एम्प्लॉय का क्या किया? डेवलपमेंट किया. फाइन.
सो जब भी एक एम्प्लॉय ट्रेन होके अपनी ऑर्गेनाइजेशन में आता है, सो कहीं ना कहीं इट विल बी अ बेनिफिशियल फॉर द ऑर्गेनाइजेशन कि वो अपने ऑर्गेनाइजेशन में इतना एफिशिएंसी से, इतनी प्रोडक्टिविटी से काम करेगा कि उनके जो गोल्स हैं वो फुलफिल हो जाएंगे. सो ट्रेनिंग इज गुड फॉर एम्प्लॉयज एज वेल एंड फॉर ऑर्गेनाइजेशन एज वेल. देन आता है वंस यू गिव अ ट्रेनिंग, नाउ इट्स अ टाइम टू गिव अ परफॉर्मेंस अप्रेजल करना, उनको उनकी रेटिंग देना, उनको रेटिंग देना, किसी भी एम्प्लॉयज को उनके वर्क के अकॉर्डिंग रेटिंग देना, उसका परफॉर्मेंस अप्रेजल करना. सो अब आपके एम्प्लॉयज जो है वो आपके यहाँ पे आए, आपने उनको ट्रेनिंग दिया, कुछ टाइम हो गया, नाउ इट्स अ टाइम टू गिव अ परफॉर्मेंस अप्रेजल, उनका जो वर्क देखना. सो वी कैन से दैट परफॉर्मेंस अप्रेजल इज अ सिस्टमैटिक इवैल्यूएशन ऑफ अ पर्सन. परफॉर्मेंस अप्रेजल क्या है? एक सिस्टमैटिक इवैल्यूएशन है. आप एक एम्प्लॉय को, एक इंडिविजुअल को पूरा सिस्टमैटिकली इवैल्यूएट करते हो उनके वर्क को. सो उसमें आप कौन सी चीज़ें देखते हो कि रैदर जो आपको जो ऑर्गेनाइजेशन ने टारगेट्स दिए हैं, रैदर द पर्सन इज एबल टू फुलफिल ऑल दिस टारगेट्स, या उसको जितने भी टास्क दिए हैं. और फॉर एग्जाम्पल आपके ऑर्गेनाइजेशन ने आपको टास्क दिया है कि ड्यूरिंग अ मंथ यू हैव टू डू अ बिजनेस, इतना 1 लाख का बिजनेस आपको पूरे मंथ में करना है. तो ये एक आपके लिए एक टारगेट आ गया, एक टास्क आ गया ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से. तो उसके लिए एट द एंड ऑफ द मंथ आपको वो पूरा सिस्टमेटिक इवैल्यूएशन होगा आपका कि जितना ऑर्गेनाइजेशन ने उसको टास्क दिया था एम्प्लॉय का, क्या वो रिलायबल था वो करने के लिए, वॉज ही कैपेबल टू डू ऑल द टारगेट्स विच इज असाइंड बाय ऑर्गेनाइजेशन. वो सारी चीज़ों का एक सिस्टमेटिक इवैल्यूएशन होता है. देन होती है उनकी रेटिंग. देन आता है आपका करियर डेवलपमेंट. करियर डेवलपमेंट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज अब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में आप वर्क करने के लिए जाते हो तो वहाँ पे सिर्फ एज अ मनी ओरिएंटेड नहीं बट करियर ओरिएंटेड भी जाते हो कि मेरा वहाँ पे करियर बनेगा, मेरा वहाँ पे फ्यूचर सिक्योर होगा, तभी ही मैं कोई ऑर्गेनाइजेशन में जॉब करने के लिए जा रहा हूँ ऑब्वियसली. सो उनको करियर डेवलपमेंट की ट्रेनिंग्स देना, उनको करियर डेवलपमेंट के लिए मोटिवेट करना इज अ वेरी इंपॉर्टेंट. To give a motivation to employees, that is the biggest task or biggest like a thing for the organization. बहुत ही important और crucial point होता है किसी भी organization के लिए अपने employees को motivate करना, क्योंकि जब तक वो motivate नहीं होगा वो काम नहीं करेगा इतनी efficiency से. So that is a motivation means career development करना उनका. Then आता है compensation. So that is a very important part. compensation अपने एम्प्लॉयज को, जो एम्प्लॉयज ने आपको सर्विस दी है आपकी ऑर्गेनाइजेशन में, उसके बदले उनको जो रेम्यूनरेशन मिल रहा है दैट इज अ कंपेंसेशन. द रेम्यूनरेशन द एम्प्लॉय रिसीव्ड इन रिटर्न ऑफ देयर सर्विसेज. उनकी जो सर्विसेज हुई है उनके रिटर्न में उनको जो मिल रहा है दैट इज नॉन एज कंपेंसेशन. और कंपेंसेशन किस किस तरीके से मिलता है? वेजेस एंड सैलरी. ऑब्वियसली आपकी जो बेसिक सैलरी है दैट इज योर कंपेंसेशन. बोनस, तो बहुत बार बोनस कब मिलता है? जब एक आपको टास्क दिया जाता है और बोलते हैं कि चलो आपने ये टास्क किया, सो द ऑर्गेनाइजेशन इज रिलायबल टू गिव यू अ बोनस, रिलायबल टू गिव यू अ प्रमोशन, इंक्रीमेंट. तो ये आपके टास्क के ऊपर भी डिपेंड करता है बहुत बार बोनस. देन जॉब इवैल्यूएशन. सी there is a difference between, many of the students get confused between job analysis and job evaluation. जॉब एनालिसिस तो हमने देखा कि जॉब का नेचर देखना. जॉब एवैल्यूएशन क्या होता है? अब उस जॉब का नेचर तो देख लिया बट उसके अकॉर्डिंग जितनी भी आपके उसमें ऑर्गेनाइजेशन में जॉब है सबको उनकी सैलरी के हिसाब से बाइफरकेट करना. लाइक फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ वन कॉल सेंटर कंपनी है एक, जहाँ पे एक है मैनेजिंग टीम है, जो टीम मैनेजर है जो टीम को मैनेज करता है, दूसरा है एजेंट है. तो ऑब्वियसली दोनों की सैलरी में डिफरेंस होगा दोनों की सैलरी में. तो वो उनके जॉब के अकॉर्डिंग, उनके परफॉर्मेंस और उनके जो आपकी जॉब का नेचर है उसके अकॉर्डिंग सैलरी को बाइफोकेट करना, दैट इज जॉब इवैल्यूएशन. मीन्स पोस्ट के अकॉर्डिंग जॉब का जो सैलरी है वो डिसाइड करना, दैट इज जॉब इवैल्यूएशन. अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि जो एजेंट की सैलरी ज़्यादा हो और जो टीम मैनेजर, जो टीम को लीड कर रहा है उसकी सैलरी कम हो. इट इज़ नॉट पॉसिबल. तो पोस्ट के अकॉर्डिंग उनकी जॉब और सैलरी डिसाइड करना.
देन आता है आपका इंटीग्रेशन फंक्शन. So many of the organizations give their employees a monetary and a non-monetary benefits. Monetary benefits आपको ये बोनस दे दिया, wages दे दिए, ठीक है, सैलरी दे दिया, इंक्रीमेंट दे दिया. तो नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स आप आपने अपने एम्प्लॉयज़ को सेमिनार्स में लेके जाना, वर्कशॉप्स में लेके जाना, डिनर पार्टी, लंच पार्टी, कुछ कॉर्पोरेट डिनर्स पे लेके जाना, लंच पे लेके जाना, तो ये सब क्या है आपके नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स है. तो अल्टीमेटली बाय द टाइम, ड्यूरिंग अ टाइम, ऑर्गेनाइजेशन इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन टू गिव अ मॉनेटरी एंड नॉन मॉनेटरी बेनिफिट टू देयर एम्प्लॉयज, सो दे गेट अ मोटिवेशन. देन एंड में आता है मेंटेनेंस फंक्शन. सो मेंटेनेंस फंक्शन मीन्स अपने एम्प्लॉयज की हेल्थ, उनकी हेल्थ कैसी है, उनको फैसिलिटीज़ देना, उनको कुछ लाइक PF, PPF जैसी कुछ बेनिफिट्स देना, दैट इज नोन एज मेंटेनेंस फंक्शन. जैसे कि फॉर एग्जांपल ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कोविड बहुत सारी कंपनीज ने वर्क फ्रॉम होम कर लिया था, ठीक है, असाइन कर दिया था कि अब से हम वर्क फ्रॉम होम करेंगे. तो ड्यूरिंग अ टाइम ऑफ वर्क फ्रॉम होम उनको पर्सनली कॉल करना, ठीक है, आपकी हेल्थ कैसी है, उनसे वो पूछना क्योंकि एज अ मैनेजर उनको हर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी पड़ती है, तो उनको कॉल करना, ठीक है, उनसे पूछना कि आपके फैमिली के बारे में पूछना, उनकी फैमिली के प्रोग्रेस के बारे में पूछना, ठीक है, कि ऐसा कोई सिचुएशन तो क्रिएट नहीं हो रहा है. तो एक हम्बल सा रिलेशनशिप बना के रखना एम्प्लॉय और मैनेजर के बीच में, दैट इज अ मेंटेनेंस फंक्शन. तो और उसके अलावा जैसे प्रोविडेंट फंड की फैसिलिटीज देना, PPF फैसिलिटीज देना, सो दीज ऑल आर दी मेंटेनेंस फंक्शन. फाइन. सो होपफुली यू understood all the operative functions of human resource management. So let's revise what we have done. Procurement, job analysis, human resource planning, recruitment, selection, placement. Development function में है training, performance appraisal, career development, compensation function, wages and salary, bonus, job evaluation, integration and maintenance function. Fine. So that's all for this video.